चलो, जो 8 मई पे पेपर हुआ है, 8 जुलाई पे, सॉरी, उसके डाउट्स करते हैं। तो थोड़ा बारिश चल रहा है तो नॉइज आ सकता है, देखो कितना आता है। नॉइज रिडक्शन में करता हूँ वीडियो के बाद, फिर भी थोड़ा नॉइज आ सकता है। ओके, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पर है चार्ज 10 ESU का, यहाँ पर है चार्ज 40 ESU का, और यहाँ पर है 20 ESU का। तो ये जो चार्ज है 10 ESU का, इसका हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकालने का? तो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी रहता है बी चार्ज का, इसको बोला है मैंने बी, इसको बोला है सी, और इसको मैंने बोला है ए। तो बी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ सी रहता है, और बी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ ए रहता है। ओके, तो potential energy of B is equal to potential energy of B because of A and potential energy of B because of C। ठीक है, ऐसा रहता है। तो because of A potential energy का फॉर्मूला क्या रहता है? 1/4πε0k, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन अपॉन उनके बीच वाला डिस्टेंस। तो 1/4πε0k कितना रहता है? CGS में वो रहता है 1। पहला वाला चार्ज, फर्स्ट चार्ज कितना रहता है? 20 है। इधर का चार्ज कितना है? 10 है। तो 20 इंटू 10 अपॉन डिस्टेंस कितना है? ये दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4। तो यहां पर मैंने लिया है 4। ठीक है। तो दूसरा पोटेंशियल एनर्जी कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी बिकॉज ऑफ सी। तो वो भी वैसा ही, यही फॉर्मूला है। तो 1/4πε0k है 1। पहला वाला चार्ज है 10, दूसरा वाला चार्ज है 40। ये ESU क्या रहता है? ESU है CGS यूनिट, और डिवाइडेड बाय क्या? उनके बीच वाला डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर आता है। आंसर किस में आता है? एनर्जी है CGS में किया है तो अर्ग्स आता है। ओके, अभी ये देखो 1/4πε0k, 1/4πε0k, इसका CGS वैल्यू कितना रहता है? 1। और μ0/4π जो मैग्नेटिक में कांस्टेंट रहता है, μ0/4π, उसका भी CGS में वैल्यू कितना रहता है? 1 ही रहता है। ओके, अच्छे से याद रखो। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होता है? ऐसा अरेंजमेंट दिया है और टोटल कैपेसिटी पूछा है, राइट? तो कैसे निकालने का? तो हर एक प्लेट को मैंने नंबरिंग किया है। हर एक प्लेट को मैंने क्या किया है? नंबरिंग किया है। ऊपर वाली प्लेट 1 और नीचे वाली 2, 3, 4 ऐसा। तो ये जहां पर भी ये बाहर लाइन जाती है, जिधर भी ये लाइन बाहर जाती है, एक पॉइंट को मैंने कंसिडर किया है इनिशियल पॉइंट, और दूसरे पॉइंट को मैंने कंसिडर किया है क्या? फाइनल पॉइंट। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करो, ये वाला पॉइंट राइट की तरफ ड्रॉ करो। और प्लेट्स को कैसे ड्रॉ करना है? 1 बाय 1 ड्रॉ करना है। और क्या कंसिडर करना है? सब पैरेलल में ही है, ऐसा कंसिडर करके ड्राइंग स्टार्ट करना है। तो ए के साथ कौन सा प्लेट कनेक्टेड है? नंबर 2। तो ए के साथ कौन सा प्लेट कनेक्टेड है? यहां पर नंबर 2 प्लेट कनेक्टेड है। ठीक है। नंबर 2 प्लेट किसके साथ कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है? नंबर 1 के साथ। नंबर 2 प्लेट नंबर 1 के साथ कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। और नंबर 1 किसको कनेक्टेड है? नंबर 1 नंबर 4 को कनेक्टेड है। तो नंबर 1 का प्लेट नंबर 4 की प्लेट को यहां पर लिखा है मैंने, नंबर 1 का प्लेट नंबर 4 की प्लेट को कनेक्टेड है। अब नंबर 4 नंबर 3 के साथ कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। नंबर 4 नंबर 3 के साथ कैपेसिटर और 3B के साथ कनेक्टेड है। तो नंबर 4 नंबर 3 के साथ कैपेसिटर और 3B के साथ कनेक्टेड। ओके, तो टोटल कितने कैपेसिटर्स है? 2 प्लेट्स के बीच में एक कैपेसिटर रहता है। तो 1 और 2 के बीच में एक, 2 और 3 के बीच में एक, और 3 और 4 के बीच में ऐसा 3 कैपेसिटर्स है। उसमें से तो 2 कंसिडर हो गया। अब वापस ए से स्टार्ट करने का। तो ए से कनेक्टेड है 2 और 2 को कनेक्टेड है 1, वो तो हमने लिया है इसलिए उधर नहीं जाएंगे। तो ए को कनेक्टेड है 2 और 2 को कनेक्टेड है 3। तो ए को कनेक्टेड है 2 और 2 को कनेक्टेड है 3, और 3 किधर कनेक्ट है? 3 कनेक्टेड है बी को, 3 कनेक्टेड है बी को। तो ऐसा इन कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट है। हर एक का कैपेसिटी कितना? C, इसका भी C और इसका भी C।
तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में है, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, c/2 आता है। और ये ऊपर वाला c/2 और नीचे का c, इनका एडिशन कितना आता है, 3c/2। तो टोटल करने के बाद इतना आता है आंसर अपना। ठीक है, चलो c मतलब एक कैपेसिटर का वैल्यू कितना, A ε0K/d। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, ये बाहर एक स्फीयर है, उसका रेडियस है b, और ये अंदर एक स्फीयर है, उसका रेडियस है a। तो अंदर वाले को क्या किया है, अर्थिंग किया है, अंदर वाले को अर्थिंग किया है। तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, अंदर वाले पे चार्ज कितना है, ये अंदर वाला है, इस पे चार्ज कितना है, तो उस पे चार्ज कितना है पता नहीं है, तो मैंने क्या एज्यूम किया, Q2 एज्यूम किया। उस पे चार्ज कितना है हमको पता नहीं है, तो मैंने एज्यूम किया है Q2। लेकिन अंदर वाला स्फीयर अर्थ को कनेक्टेड है, अंदर वाला स्फीयर अर्थ को कनेक्टेड है, तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना रहेगा, अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल तो फिर 0 रहेगा। ठीक है, तो अंदर वाला जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल है 0। तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कैसे निकालने का, तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल रहता है उस बिकॉज ऑफ इट्स ओन चार्ज, अंदर वाले का पोटेंशियल रहता है बिकॉज ऑफ इट्स ओन चार्ज, वो ये मैंने यहां पर लिखा है। और आउटसाइड का जो चार्ज है, इस वाले बाहर वाले स्फीयर पे जो चार्ज है उसके वजह से भी पोटेंशियल रहता है, दैट चार्ज इज हियर, दैट पोटेंशियल इज हियर। तो बाहर के स्फीयर से वजह से कितना रहेगा अंदर वाले का पोटेंशियल, तो वो फॉर्मूला रहता है 1/4πε0K Q अपॉन बाहर वाले का ही रेडियस, तो बाहर वाले का रेडियस क्या है b, तो Q/b प्लस अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले की वजह से इतना, अंदर वाले का पोटेंशियल बिकॉज ऑफ Q2 चार्ज, उस पे जितना चार्ज है उसके वजह से उसका पोटेंशियल कितना है, तो वो 1/4πε0K Q2/A ऐसा रहता है। तो इन दोनों का एडिशन 0 चाहिए, तो इसको मैंने सॉल्व किया है, 1/4πε0K कॉमन निकलता है, फिर उधर जाके 0 से डिवाइड करने के बाद वो कैंसिल होता है, फिर जो बचता है उसको सॉल्व करने के बाद ये मिलता है। अब इनका पोटेंशियल्स किधर से देखने का, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला, स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, बाहर क्या रहता है, तो ये एररलेस में थ्योरी दिया है, तो वहां पे रीड करो, कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन बुक में देखो एक बार, समझता है क्या। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें क्या है, 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 12 वोल्ट तक चार्जिंग किया है, 6 माइक्रोफैराड का भी है, उसको भी 12 वोल्ट तक चार्जिंग किया है। बाद में क्या किया, इसका पॉजिटिव प्लेट और इसका नेगेटिव कनेक्ट किया, और इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव कनेक्ट किया। तो इस ऊपर वाले पे चार्ज कितना रहेगा, Q = CV, तो C × V किया, C × V किया, तो 12 × 3 कितना होता है, 36 माइक्रोकूलम ऊपर वाले पे चार्ज। नीचे वाले पे चार्ज कैसा निकालने का, वापस से C × V करो, 12 × 6 कितना, 72 माइक्रोकूलम। तो लेकिन क्या होता है, इधर का चार्ज प्लस है 72 प्लस, इधर का चार्ज है 72 माइनस। अब इधर का 72 प्लस और इधर का 36 माइनस है ना, तो इन दोनों का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो टोटल चार्ज बचता कितना है, यहां का जो 72 है और यहाँ का जो 36 है, इन दोनों चार्जेस का क्या होता है, इन दोनों चार्जेस का सब्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव को कनेक्टेड है, तो इनका सब्ट्रैक्शन होता है। तो टोटल चार्ज बचता कितना है, 72 माइनस 36, तो बचता चार्ज है 36, और 36 जो बचा हुआ चार्ज है दोनों बांट के लेते हैं, दोनों क्या करते हैं, डिवाइड करके लेते हैं। तो आफ्टर डिवीजन ऑफ चार्ज, फाइनल पोटेंशियल ऑफ 3 माइक्रो एंड फाइनल पोटेंशियल ऑफ 6 माइक्रो, दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। तो 3 माइक्रो पे चार्ज कितना रहेगा, CV, और 6 माइक्रो पे भी चार्ज कितना रहेगा, CV। तो दोनों का पोटेंशियल फाइनली सेम है। तो ये 6 + 3 9 आता है। इधर चार्जेस का सब्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव को कनेक्ट किया है, तो ये इधर 36 आता है, इधर का 9, इधर इसको डिवाइड किया तो आंसर कितना आता है, 4 वोल्ट। 29 में वर्क डन का ये फॉर्मूला रहता है, चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्या रहता है, चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल इंटू माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो चार्ज का वैल्यू पुट किया,
वर्क का वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया तो इतना आंसर था। ये मिली है, ये यहाँ पे माइक्रो 10⁻⁻6 है, तो 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻3 आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, ए बार एंड बी बार को परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों को भी परपेंडिकुलर रहता है। ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों को भी परपेंडिकुलर रहता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ऐसा डिटर्मिनेंट लिखा है आई जे के, पहले वेक्टर का इधर कोएफिशिएंट्स और यहाँ पे दूसरे वेक्टर का कोएफिशिएंट्स। तो इसको सॉल्व करो तुम लोग। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करने का अगर पता नहीं है तो उसका भी वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, वो देखो। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद अपन को जो मिलता है वेक्टर, वो वेक्टर क्या रहता है, ए क्रॉस बी रहता है। और ए क्रॉस बी ए को भी और बी को भी परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखो, यहां पर है जे वेक्टर, यहां पर है आई वेक्टर और यहां पर है के वेक्टर, और ऐसा अपना क्यूब है। ये साइड कितना है, फिर ये साइड, हर एक साइड का लेंथ बी दिया है ना, और इसका डायरेक्शन जे है, तो ये साइड है बी जे, ये साइड है बी आई और ये साइड क्या है बी के। तो ये जो डायगोनल रहता है, डायगोनल ये तीनों साइड्स का एडिशन रहता है। डायगोनल क्या रहता है, तीनों साइड्स का एडिशन रहता है। तो डायगोनल क्या आएगा, बी आई इधर का साइड प्लस बी जे इधर का साइड प्लस बी के इधर का साइड, तीनों का एडिशन। अब लेकिन डायगोनल नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, डायगोनल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालने का, रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर, मतलब वो कितना आता है, रूट ऑफ 3b स्क्वायर आता है। तो इसको डिवाइड करने का रूट ऑफ 3b स्क्वायर से, तो जो आता है वो अपना यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशंस भी थोड़े इंटीजर में नहीं आते, फ्रैक्शंस में आते, कैलकुलेशंस भी डिफिकल्ट है थोड़े। देखो कैसा है, तो यहां पर देखो कैसा करना है। क्वेश्चन नंबर 21, इधर है 20 माइक्रो फैराड, इधर है 4, इधर 4 है और यहां पर है 12। तो फर्स्ट क्या करने का, ये 4 and 4 का मैंने रिजल्टेंट निकाला है। पहले क्या करने का, कैपेसिटेंस का रिजल्टेंट निकालते जाने का और उल्टा सॉल्व करने का, नीचे वाला डायग्राम पहले और ऐसा ऊपर ऊपर सॉल्व करते आने का। तो ये 4 अभी क्या करेंगे हम लोग, रिजल्टेंट निकालेंगे, कैपेसिटर जितना भी उनका रिजल्टेंट निकालते जाएंगे। तो ये 4 और ये 4, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, इन दोनों का रिजल्टेंट है 8 माइक्रोफैराड। 20 एज इट इज 20 दिखा है मैंने, 12 एज इट इज 12 दिखा है। ये 20 इधर का 8 और 8 12 तीनों सीरीज में है। तो तीनों सीरीज में, तो एडिशन कैसा हो जाएगा, एडिशन ऐसा हो जाएगा 1/c इक्वल टू उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा ऐसा। तो उनका रिजल्टेंट इतना आता है 120/31। तो तीनों के लिए मैंने एक ही अभी यहां पर लिखा है, एक ही कैपेसिटर ड्रॉ किया है, उसका कैपेसिटी इतना आता है। अब इस पे चार्ज कितना रहेगा, 300 वोल्ट का बैटरी लगाया है, तो इस पे चार्ज कितना रहेगा, चार्ज मतलब CV रहता है, तो C इतना और V इतना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इधर किया, तो ये आया इस कैपेसिटर पे चार्ज। तो मैंने पहले क्या बोला था, नीचे वाला पहले, उसके बाद ऊपर ऊपर सॉल्व करने का। अब ऊपर जाएंगे, अब इस पे चार्ज जितना है उतना ही चार्ज तीनों पे रहेगा, 20 पे, 8 पे एंड 12 पे। इस पे जितना चार्ज है उतना ही इन तीनों पे रहेगा। क्यों, क्योंकि तीनों सीरीज में और सीरीज में चार्ज सेम रहता है। तो इस पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इस पे रहेगा। ठीक है, इस पे भी रहेगा उतना ही और इस पे भी उतना ही रहेगा, क्योंकि सीरीज में क्या रहता है, चार्ज सेम। तो अभी इसका मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो इसका पोटेंशियल कैसे निकालने का, इसका पोटेंशियल है Q/C। तो Q कितना, इधर का लेने का, यही चार्ज इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है। तो Q नीचे निकाला है हम लोगों ने, और C कितना 8 माइक्रो। तो डिवीजन करने के बाद इतना आता है, कितना 145। तो इसका पोटेंशियल 145 आया। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे और
अब क्या निकालना है, ये 4 माइक्रो पे हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है 4 माइक्रो पे। अब इसका ये 4 माइक्रो ये वाला और ये वाला 4 माइक्रो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले सीरीज का यूज किया, सीरीज में चार्ज सेम और पैरेलल में रहता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया 145, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 145 रहेगा, इसका भी 145 रहेगा। तो अब इस पे 145.16 जो भी है, तो इस पे चार्ज कितना रहेगा, C इंटू V। तो C है 4 और V कितना है, नीचे निकाला तो वो 145, उनका यूज करने के बाद चार्ज भी मिलता है। तो ये वाला चार्ज है और ये वाला पोटेंशियल है इसका, और इसका भी सेम ही रहेगा, इसका कुछ अलग नहीं रहेगा। ओके, चलो देन क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, देखो मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार। तो मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार का ये एक फॉर्मूला है। अगर ये वाला पार्ट मैक्सिमम है, ये वाला पार्ट मैक्सिमम है, ये वाला पार्ट अगर मैक्सिमम है तो ये क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा। तो अभी मैं इसका, अभी जो ये है इसका मैं मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं, तो इसको मैं मैक्सिमम पकड़ रहा हूं। ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो फर्क इधर ही पड़ सकता है क्योंकि कॉस थीटा वेरिएबल है ना। तो थीटा को मैंने क्या एज्यूम किया है, 0। तो जब थीटा 0 रहेगा कॉस थीटा मैक्सिमम रहता है 1। जब थीटा 0 रहता है तब कॉस थीटा क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। कॉस थीटा मैक्सिमम मतलब ये पूरा माइनस वाला टर्म मैक्सिमम, माइनस वाला टर्म मैक्सिमम मतलब ये पूरा का पूरा मिनिमम हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। ये वाला मैक्सिमम मतलब पूरा का पूरा टर्म मिनिमम, पूरा का पूरा टर्म मतलब ये का मिनिमम हो जाएगा तब। तो कॉस थीटा मैंने 0 डाला, सॉरी थीटा 0 डाला तो कॉस थीटा 1 है। तो कॉस थीटा 1 डाला तो क्या होता है, वो a माइनस बी, ये 1 होता है ना, तो -2ab होता है, तो वो होता है a माइनस बी का स्क्वायर। तो रूट निकालने के बाद ऐसा a माइनस बी मतलब मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। तो ये क्या हो गया, ये जो यहां पर आया है ये क्या है, ये इसका मिनिमम वैल्यू है। ये जो यहां पर हमने निकाला है ये क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू है। इसका एक्चुअल वैल्यू इतना है, लेकिन कॉस थीटा जब मैक्सिमम होता है तब सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, तो ये मिनिमम बनता है। तो मिनिमम वैल्यू इतना है, तो इसका ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू मतलब इससे ये बड़ा होगा या फिर लिमिटिंग केस में इक्वल होगा, ये मिनिमम वैल्यू। मिनिमम मतलब इससे तो ये बड़ा ही होना चाहिए। और जब थीटा 0 रहता है तब ये और ये दोनों क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखो, पी बार इधर है, क्यू बार इधर है, दोनों का एडिशन कुछ तो ऐसा बीच में आएगा। तो दोनों का एडिशन उसी प्लेन में रहता है, पी एंड क्यू का एडिशन किया तो वो उसी प्लेन में रहता है। और पी क्रॉस क्यू क्या रहता है, पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू, पी को क्यू को परपेंडिकुलर रहता है, पी और क्यू को परपेंडिकुलर रहता है मतलब इसको भी परपेंडिकुलर ही रहता है वो। तो पी क्रॉस क्यू और P प्लस क्यू, इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, π/2 रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44, इन दोनों का रिजल्टेंट R है, बाद में क्या किया है 3P को डबल किया तो रिजल्टेंट 2R हो गया। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहां पर यूज किया मैंने, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बाद में रिजल्टेंट 2R होता है, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा तो बदला नहीं है ना। तो इसका स्क्वायर किया मैंने, इसका स्क्वायर किया लेफ्ट हैंड साइड का और यहां पर लिखा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड का, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इसका स्क्वायर करके r स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर करके r स्क्वायर निकाला और यहां से जो r स्क्वायर आता है इधर पुट किया तो रूट निकल जाएगा। तो 3p का स्क्वायर इधर आ गया, 2p का स्क्वायर इधर आ गया, 2 इंटू 3p इंटू 2p इधर आ गया। तो दोनों को इक्वेट करो, दोनों को सॉल्व करो तो फिर cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। cos थीटा को सॉल्व करोगे तो थीटा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, अभी नंबर मैंने वहां पर नहीं लिखा, शायद 45 है।
एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है ए से डबल, तो 2a पकड़ा है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या है 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है, मतलब अल्फा 90 है। अल्फा मतलब रिजल्टेंट, अल्फा मतलब क्या रिजल्टेंट एंड ए इनके बीच का एंगल, और थीटा मतलब ए एंड ये इधर जो बी है इनके बीच का एंगल, ये इधर बी है, ए एंड इधर जो बी है इनके बीच का एंगल। ठीक है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला रहता है ये, तो tan अल्फा, अल्फा कितना है 90 है, तो tan ऑफ 90 इज इक्वल टू b, b कितना है 2a sin थीटा अपॉन a प्लस b कितना है 2a cos थीटा। तो tan ऑफ 90 मतलब sin 90 अपॉन cos 90। tan 90 का वैल्यू कितना रहता है, tan 90 का वैल्यू रहता है इनफाइनाइट, tan 90 का वैल्यू क्या रहता है इनफाइनाइट। अभी ये इंफिनिटी होने के लिए नीचे वाला क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो इसको मैंने जीरो इक्वेट किया और सॉल्व किया, तो आंसर ये आता है। ठीक है, ओके।